नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उन्हें ज़रूर देख लेना ताकि स्टोरी का पूरा फ्लो आपको प्रॉपरली समझ में आ सके। इस नए एपिसोड का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के अंदर भी मेंशन किया गया है। बिना किसी डिले के चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। हर इंसान ने जिंदगी में कम से कम एक बार ये जरूर सोचा होता है, काश कोई ऐसा विकल्प होता जो हमारी जगह काम कर देता, हमारी तरफ से कसरत कर लेता और पैसे कमा कर दे देता। सुनने में ये बात शायद सिर्फ एक कल्पना लगे, लेकिन सांगवू के लिए ये सिर्फ कल्पना नहीं थी बल्कि उसकी सच्चाई बन चुकी थी। उसकी जिंदगी कभी बिल्कुल सामान्य थी या शायद लगभग सामान्य, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हार मानने के बजाय अपनी जिंदगी को बाकी लोगों से ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए लगातार मेहनत करना चुना। सुनने में ये बात थोड़ी मजाकिया लग सकती है कि कोई सिर्फ खाने और खेलने के लिए इतनी मेहनत करे, लेकिन असल सच ये था कि दुनिया के ज्यादातर लोग अंदर से ठीक यही चाहते हैं, एक आरामदायक और तनाव मुक्त जीवन। बस फर्क सिर्फ इतना था, सांगवू अकेला नहीं था। उसके पास एक ऐसी क्षमता थी जो उसे बाकी सब लोगों से पूरी तरह अलग बनाती थी, और वही क्षमता उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, काम, पढ़ाई, खाना और रोज के न जाने कितने काम। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हर कोई करना चाहता है, जैसे गेम्स खेलना, ट्रैवल करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना और कभी ना कभी एक डेट पर जाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एक इंसान एक ही वक्त में सिर्फ एक काम क्यों कर सकता है। इसी वजह से सांगवू हमेशा ये विश करता था कि काश उसके पास 2 बॉडीज होती। नीला आसमान, ऊंची बिल्डिंग्स और सड़कों पर चलती भीड़ के बीच ग्योंगुक यूनिवर्सिटी के पास का माहौल काफी जिंदा लग रहा था। सांगवू मन ही मन सोच रहा था कि शायद आज उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आज उसका अवेकनिंग प्रोग्राम था। हो सकता था उसे कोई सुपर ऑसम स्किल मिल जाए, लेकिन दिन भर की थकान के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, घर जाना और आराम करना। काश उसके पास 2 बॉडीज होती तो सब कुछ कितना आसान हो जाता। तभी एक क्लास हंटर पार्क वॉन्टे सबको शांत रहने और ध्यान देने को कहता है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो बताता है कि वही 10th पोर्टल अवेकनिंग प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। वो समझाता है कि ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के अंडर मैनेज होता है, जिसका पर्पस नॉर्मल लोगों को माना के एक्सपोजर के जरिए अवेकन करना होता है। पोर्टल क्रॉस करते ही लोग माना के कांटेक्ट में आते हैं और इसी प्रोसेस के जरिए उनकी अवेकनिंग होती है। सबको सेफली प्रोसेस कंप्लीट करने की विश करते हुए वो फर्स्ट ग्रुप को आगे बुलाता है। कुछ ही देर में सांगवू की भी टर्न आ जाती है। एक लेडी स्टाफ मेंबर आकर उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करती है, ग्रुप 37 नंबर 7 ज्योंग सांगवू। कॉन्फर्मेशन के बाद उसे अपने सारे गैजेट्स देने को कहा जाता है और फिर पोर्टल के अंदर एंटर करने का सिग्नल मिलता है। जैसे ही वो पोर्टल के अंदर कदम रखता है, एक स्ट्रेंज मैकेनिकल वॉइस उसकी आइडेंटिटी स्कैन करती है। कुछ ही सेकंड्स में कॉन्फर्मेशन कंप्लीट होता है, उसे सिस्टम यूसेज अथॉरिटी मिल जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अचानक उसकी आंख खुलती है, लगता है जैसे वो कुछ पलों के लिए बेहोश हो गया था, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो समझ जाता है कि सिर्फ उसके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, और भी कई लोग वही एक्सपीरियंस कर रहे थे। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अपनी फायर एबिलिटी से एक ब्लेजिंग फायरबर्ड बना रही होती है। उसकी पावर देखते ही कई गिल्ड एजेंट्स उसे रिक्रूट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब देखकर सांगवू के अंदर हल्की सी एनवी पैदा हो जाती है। तभी एक एजेंट उसके पास आकर उसे अवेकनिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। सांगवू बताता है कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो एजेंट उसे रियश्योर करता है कि ये नॉर्मल है और कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। फिर वो पूछता है कि क्या सांगवू ने अपनी स्किल्स चेक की। जैसे ही सांगवू अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है, एक सिस्टम पैनल उसके सामने अपीयर होता है। अपनी ओवरऑल स्टैट्स देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो काफी पैथेटिक हैं, लेकिन फिर उसकी नज़र सीधे स्किल सेक्शन पर जाती है। वहां सिर्फ एक ही नाम लिखा होता है, क्लोनिंग। ये देखते ही उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि शायद इस स्किल का मतलब यह है कि वो अपने डेली चोर्स के लिए भी अपना क्लोन बना सकता है। एजेंट जब उसकी स्किल का नाम सुनता है तो उसके चेहरे पर थोड़ा ऑकवर्ड सा एक्सप्रेशन आ जाता है। वो बताता है कि पहले एक बंदा इल्यूजन क्लोनिंग के साथ अवेकन हुआ था, लेकिन उसके क्लोन्स फिजिकल काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो स्किल ज्यादा यूजफुल नहीं रही। फिर भी वो सांगवू को समझाता है कि स्किल मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है, और अगर वो चाहे तो ऑफिशियल इवैल्यूएशन के लिए स्कैनिंग और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकता है। सांगवू हाँ बोलता है और एग्जिट का रास्ता पूछता है। एजेंट उसे एक्सप्लोरेशन ट्रूप की तरफ पॉइंट करता है, जहां स्कैनिंग और फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। कुछ ही देर बाद सांगवू एक ग्रीन कलर के कैप्सूल के अंदर खड़ा होता है, जहां उसका फुल स्कैन होता है।
कैप्सूल से बाहर निकलते ही रजिस्टर उसे कंफर्म करता है कि उसकी स्किल क्लोनिंग है और सिस्टम के अकॉर्डिंग 73% चांस है कि उसे 1 या 2 स्किल्स मिलें। कॉन्फर्मेशन कंप्लीट होते ही उसकी क्लोनिंग स्किल ऑफिशियली रजिस्टर हो जाती है और उसका अवेकन डेटा उसकी आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रेन में बैठकर घर जाते वक्त सैंगवू सोचता है कि सब कुछ कितनी जल्दी हो गया। क्लोनिंग, ये स्किल असल में किस टाइप की होगी, ये सोच उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। घर पहुंचकर वो थोड़ी देर गेम्स खेलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के कारण बेड पर लेट जाता है। उसके दिमाग में ट्यूशन फीस, मंथली रेंट और पार्ट टाइम जॉब की टेंशन घूमने लगती है। काश कोई होता जो उसकी जगह काम कर लेता, और तभी उसके दिमाग में एक तेज सा क्लिक होता है, क्लोनिंग। वो तुरंत उठकर खड़ा होता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करता है। उसके पेट से माना स्प्लिट होती है और कुछ ही सेकंड्स में उसके सामने बिल्कुल उसी जैसा एक नंगा क्लोन खड़ा हो जाता है। उस पल सांगवू को एहसास हो जाता है कि उसकी जिंदगी अब एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है। सांगवू ने सामने खड़े अपने ही जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति को थोड़ी हिचकिचाहट के साथ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम एक क्लोन हो? उसने तुरंत हाँ में जवाब दिया। फिर सांगवू ने और कन्फर्म करने के लिए पूछा, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूं? क्लोन ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, यस मास्टर। ये सुनकर सांगवू को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि एक बिल्कुल रियल फिजिकल बॉडी है। उसने क्लोन को कपड़े पहनने के लिए कहा और फिर टेस्ट करने के लिए पूछा कि क्या उसे बस ऑर्डर देना होगा। क्लोन ने फिर से वही जवाब दिया, यस मास्टर। सांगवू ने मन ही मन सोचा कि पहले इसे बैठने के लिए कहें। बिना कुछ कहे, बस सोचने भर से ही क्लोन नीचे बैठ गया। इसका मतलब था कि उसे जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं थी। ये देखकर वो और भी क्यूरियस हो गया और उसने बार बार क्लोन को खड़ा होने और बैठने का ऑर्डर दिया। कुछ ही पल बाद क्लोन थककर हाँफने लगा। तब सांगवू को समझ आया कि उसका स्टैमिना और क्लोन का स्टैमिना लगभग एक जैसा है। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर ग्योंगडो का मैसेज था जो उसकी स्किल के बारे में पूछ रहा था। सांगवू बस शॉर्ट में रिप्लाई करता है आईडी के, लेकिन ग्योंगडो लगातार मैसेज भेजता रहता है, जिससे सांगवू थोड़ा इरिटेट हो जाता है। इसी बीच उसकी स्टैमिना की वैल्यू 0.001 से बढ़ने लगती है, क्योंकि उसके क्लोन लगातार सिटअप्स कर रहे होते हैं। कुछ पल के लिए सीन बदलता है। अमेरिका का एस क्लास रैंकर जॉर्ज लुकस दिखाई देता है, ब्लिंक स्किल का ओनर और एनलाइटन ग्रुप का लीडर। वही पहला इंसान है जिसने ओडिन्स टावर कंप्लीट किया था, जो आज तक किसी और ने नहीं किया। एनलाइटन की मेन बिल्डिंग में एक सेक्रेटरी रिपोर्ट देती है कि पूरी 300 मिलियन पॉपुलेशन में से 80% लोग अवेकन हो चुके हैं। लुकस पूछता है कि 100% होने में कितना टाइम लगेगा। डेटा के हिसाब से एस्टिमेट लगाया जाता है कि लगभग 5 साल और लगेंगे। ये सुनकर लुकस बस इतना कहता है कि 5 साल ज्यादा टाइम नहीं है। सीन फिर बदलता है। एक लड़का हुडी पहने तेजी से दौड़ रहा होता है। बेंच पर बैठे 2 लोग उसके बारे में बात करते हैं। एक कहता है कि ये लड़का रोज ऐसे ही भागता है और दूसरा बोलता है कि इतनी मेहनत में ये बेहोश भी हो सकता है। लड़का कुछ देर के लिए एक जगह बैठता है जहां एक आंटी उसे पानी ऑफर करती है और कहती है कि इतनी मेहनत के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन वो लड़का बिना कुछ कहे फिर से उठता है और दौड़ना शुरू कर देता है। फिर कहानी वापस सांगवू पर लौट आती है। वो अपना वेट चेक करता है। भूख बढ़ जाने के कारण उसने इस महीने अपने नॉर्मल से लगभग डबल खाया था, फिर भी उसका वेट 20 पाउंड्स कम हो चुका था। उसने अभी तक खुद ज्यादा कुछ नहीं किया था, फिर भी उसकी बॉडी हर दिन ज्यादा फिट होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ गई हो। साथ ही उसकी स्टैमिना, एंड्योरेंस और रिफ्लेक्स लगातार 0.001 के इंक्रीमेंट्स में बढ़ रहे थे। इस बीच उसे सिस्टम की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे जैसे वो क्लोन्स का यूज करेगा, वैसे वैसे उनका पेन और एग्जॉस्शन डायरेक्टली उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई क्लोन अपनी लिमिट से ज्यादा डैमेज ले ले या एनर्जी खर्च कर दे तो वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। हर बार जब सांगवू की बॉडी चेंज होगी, क्लोन्स भी उसी एग्जैक्ट अपीयरेंस को कॉपी करेंगे, चाहे वो कितनी भी दूर हों। सिर्फ सोचकर वो अपने क्लोन्स को ऑर्डर दे सकता है, लेकिन उसके क्लोन्स खुद क्लोनिंग स्किल यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो इन्फिनिट क्लोन्स बन जाते, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। थोड़ा टाइम पीछे जाकर देखा जाता है, जब सांगवू अपने कंप्यूटर पर बैठकर हंटर विकी ब्राउज कर रहा होता है। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन आएगा जब वो ऐसी चीजें सर्च करेगा। वहां लिखा होता है कि स्टैट्स क्या होते हैं और एक अनअवेकन ग्रोन मैन के लिए 1 स्टैट की लिमिट क्या होती है। नॉर्मल स्टैट्स और स्पेशल स्टैट्स के बारे में डिटेल में बताया गया था। मोस्ट अवेकन्ड लोगों के पास सिर्फ नॉर्मल स्टैट्स अनलॉक्ड होते हैं, जबकि रिजेनरेशन, रेजिस्टेंस, वाइटैलिटी, मेंटालिटी जैसे स्पेशल स्टैट्स का अनलॉक होना बहुत रेयर है और उन्हें अनलॉक करने का तरीका अभी तक अननोन है, कुछ रेयर एक्सेप्शंस को छोड़कर। यहां तक कि बेसिक ट्रेनिंग से अपनी 0.001 स्टैट्स बढ़ा पाना भी काफी मुश्किल माना जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में लौट आता है।
सांगवू अपनी स्टैट्स विंडो खोलता है और सोचता है कि उसका क्लोन बिना रेस्ट किए कंटिन्यूअसली काम करता रहता है जब तक अपनी लिमिट तक नहीं पहुंच जाता। इसी वजह से उसकी स्टैट्स इतनी तेजी से ग्रो कर रही हैं। तभी उसकी नज़र एक पैम्फलेट पर पड़ती है जिसमें टफ बॉडी जिम का एडवर्टाइजमेंट होता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वो धीरे से कहता है कि अब दिमाग का काम वो खुद करेगा और फिजिकल मेहनत उसके लिम्स यानी उसके क्लोन्स करेंगे। सांगवू ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया और तुरंत समझ गया कि पैसा बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी कुछ बचा नहीं था क्योंकि ज़्यादातर पैसे खाने पे खर्च हो गए थे। फ्लैट उससे पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी थी। कंस्ट्रक्शन लेबर का काम सही लग रहा था, बॉडी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और साथ ही पैसे भी कमा सकता था। शायद शुरू में उस खुद से काम करना पड़ेगा क्योंकि क्लोन प्रोसेस को फॉलो करने का अभी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र एक हायरिंग अनाउंसमेंट पर पड़ती है वो इंस्टेंटली कॉल कर देता है। हेलो, मैंने हायरिंग अनाउंसमेंट देखी एक वेबसाइट पे, उसने कहा। तुरंत रिप्लाई आता है, ओह क्या तुम डिलीवरी टाइप जॉब की बात कर रहे हो? डोंट वरी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तुम डायरेक्टली काम पे ए सकते हो। कब ज्वाइन करना चाहोगे? सांगवू थोड़ी हेजिटेशन के साथ बोलता है, कल से। लेकिन तुरंत हाई रिस्पॉन्स आता है, क्या तुम आज अवेलेबल नहीं हो? सांगवू पूछता है, क्या ये पॉसिबल है? रिप्लाई मिलता है, क्यों नहीं, आज लॉजिस्टिक सेंटर आ जाओ बाय 6:30 PM। वो सिर्फ सोचता है, क्या कोई काम पे नहीं है क्या? छोड़ो, पैसों से मतलब है। अपने क्लोन के साथ सांगवू वहां पहुंचता है। सामने एक बिल्डिंग होती है, इतनी बड़ी कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ जाना है। तभी एक आदमी आकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सांगवू बोलता है, मिस्टर ड्यूक चिल। उससे देखकर आदमी शॉक में ए जाता है। सांगवू ने नोटिसेबल फैट लॉस किया था। सांगवू बोलता है कि वो अपने दोस्त के साथ पार्ट टाइम जॉब के लिए आया है। आदमी रूट दिखाता है और कहता है, पहले वहां जाओ। सांगवू थैंक यू बोलता है और थोड़ा नर्वस फील करता है। अपने क्लोन से पूछता है, क्या तुम नर्वस नहीं हो? क्लोन बिना हेजिटेशन के कहता है, नो। दोनों फिर वहां से चल पड़ते हैं। काम काफी हैवी होता है। सांगवू और क्लोन बड़े बड़े बॉक्सेस को ट्रक में लोड और अनलोड करते रहते हैं। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या इन लोगों के पास कोई स्किल है जो उन्हें ये हेवी काम इजीली करने में हेल्प कर? थोड़ी ही देर में ब्रेक टाइम होता है। थक चुके सांगवू और क्लोन बेंच पर बैठते हैं। तभी मिस्टर ड्यूक चील आकर सांगवू को कोक ऑफर करते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ पीना चाहिए? सांगवू अपने साथ लाए खाने के साथ शेयर करता है। फिर मिस्टर ड्यूक चिल क्लोन से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्लोन बोलता है, किम ग्योंग डो। ड्यूक चील पूछता है, क्या तुम थिक हो? ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ऐसे टाइप के काम में। क्लोन हाँ में जवाब देता है और ड्यूक चील कहता है, पर फिर भी तुम दोनों बहुत साहसी हो। मोस्ट ऑफ द लड़के भाग जाते हैं। उसके बाद ड्यूक चील सांगवू से पूछता है कि कौन से यूनिवर्सिटी से है। सांगवू रिप्लाई करता है, ग्योंगोक यूनिवर्सिटी। ड्यूक चील कहते हैं कि वो भी अपनी बेटी को USSI यूनिवर्सिटी में एडमिट करने का सोच रहे हैं। सांगवू बोलता है, डोंट वरी मिस्टर, मैं भी स्टडी में अच्छा नहीं था लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिट हो पाया स्पेशल लाइसेंसेस और एडमिशन के थ्रू। ड्यूक चील हंस के बोलते हैं, स्पेशल एडमिशन राइट। थोड़ी सोच के वो पूछता है, क्या तुम्हें कोई और पार्ट टाइम जॉब चाहिए? सांगवू हैरान होता है, अनदर पार्ट टाइम जॉब? मतलब कैसा जॉब? ड्यूक चील समझाते हैं, यहाँ थकने से अच्छा क्या तुम मेरी डॉटर को ट्यूटर कर सकते हो? थोड़ा एम्बैरेसिंग है लेकिन मेरी डॉटर स्टडी में अच्छी नहीं है। 50,001 पर सेशन, 2 hours ईच, एक -2 days। सांगवू बिना सोचे हाँ बोल देता है। उसके अंदर खुशी होती है, जॉब भी मिल गई, स्टेट्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो खाने के लिए देखता है तो उसका क्लोन सारी चीज़ें ख़त्म कर चुका होता है। ये देखकर सांगवू थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है लेकिन फिर भी एक हल्की सी स्माइल के साथ सोचता है कि ये स्किल और मेहनत का कॉम्बिनेशन कैसे उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगली सुबह सांगवू बिस्तर से उठता है और हर एक मसल में दर्द महसूस करता है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अपना नंबर 1 क्लोन को पार्ट टाइम जॉब पर भेजेगा। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि नंबर 1 बहुत मेहनत कर रहा है। सांगवू उसे घर बुलाता है ताकि उसे टेम्परेरीली डिसअपीयर करके फिर से समन कर सके, लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस करता है क्लोन वहीं अपने कपड़े ड्रॉप करके वैनिश हो जाता है। सांगवू खुद खाना खाता है और तब तक नंबर 1 वापस आ जाता है। उसे फ्रेश होने और कपड़े चेंज करने के लिए कहा जाता है। क्लोन फ्रेश होकर उसके सामने आता है। सांगवू थोड़े डर के साथ उसे अपना हाथ देने को कहता है और फिंगर पर पिन से पिन करता है। ब्लड निकलता है और सांगवू माफी मांगता है, सॉरी, क्या तुम्हें दर्द हुआ? पर तुमने अच्छी तरह एंड्योर किया। इस मोमेंट में सांगवू सोचता है कि रीजेनरेशन स्टैट कब मिलेगा। हंटर विकी के हिसाब से
बार बार अपने बॉडी पर वूंड्स देने से वो नेचुरल हील होने लगेगी और रिजेनरेशन स्टैट ग्रेजुअली अनलॉक होगा। शायद 1 महीने में उसे ये स्टैट मिल जाए, लेकिन अभी बड़े वूंड देने में थोड़ी डर लग रही थी। उसने नंबर 1 को इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब भी उसे भूख लगे आफ्टर वर्कआउट रामेन खाए और एक फ़ोन दिया जिससे सांगवू का कॉल रिसीव कर सके। जब भी सांगवू कॉल करेगा क्लोन तुरंत रिस्पॉन्स देगा। सांगवू जिम की तरफ जाता है। रास्ते में उसे किम जियोंगडो मिलते हैं जो कहते हैं, तुम काफ़ी चेंज हो गए हो, बहुत वेट लॉस हुआ है। सांगवू रिप्लाई करता है, हाँ मैं वर्कआउट कर रहा हूं और अभी भी जिम जा रहा हूं। जियोंगडो पूछते हैं, वेस कौन से जिम जा रहे हो? सांगवू बोलता है, टफ बॉडी जिम यही आसपास है। जिम में एंटर करते ही ट्रेनर बोलता है, सॉरी अभी लंच ब्रेक है। वेलकम टू टफ बॉडी जिम। क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? सांगवू हाँ में जवाब देता है और रजिस्टर करना चाहता है। ट्रेनर कहता है, अभी लॉन्च सेल चल रही है, 3 मंथ्स के लिए सिर्फ 160,000 वन। क्या लगता है? सांगवू अग्री करता है और पूछता है कि क्या ट्रेनर उसके पोस्चर्स हर मशीन पर चेक कर सकता है। ट्रेनर हाँ बोलता है और पेमेंट करते ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। चेस्ट प्रेस करते समय सांगवू ट्रेनर से एक्सरसाइज के बारे में गाइडेंस ले रहा होता है। तभी उसका क्लोन लिफ्ट में जोर से एफर्ट डालता है और सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ट्रेनर भी जाकर पूछता है, तुम कब से जिम कर रहे हो? क्लोन बोलता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ट्रेनर क्यूरियोसिटी में कहता है, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई थी आफ्टर अवेकनिंग? क्लोन कॉन्फिडेंट हाँ में रिप्लाई करता है, हाँ मेरी स्ट्रेंथ अभी 2.1 है। सांगवू के दिमाग में तुरंत थॉट आता है, ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग स्किल भी इतनी पावरफुल है तो हाई प्रोफाइल हंटर्स कितने स्ट्रांग होंगे। तभी सांगवू का फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर हैंग डियोकचिल का कॉल आता है। डियोकचिल बोलते हैं, मैंने तुमसे कल बात की थी अबाउट ट्यूटरिंग माई डॉटर, क्या तुम अभी फ्री हो? सांगवू तुरंत हाँ बोलता है। डियोकचिल कहते हैं, ओके क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मुझे फेस टू फेस बात करनी है। सांगवू बोलता है, ओके मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूं। सांगवू लिफ्ट से आता है और डियोकचिल के घर के दूर के सामने पहुंचता है। बहुत नॉइज हो रही होती है। तभी डियोकचिल डोर ओपन करते हैं और एक्सीडेंटली सांगवू के चेहरे से दूर लग जाता है। डियोकचिल उसे उठाते हैं और कॉरिडोर में खड़ी एक क्यूट सी लड़की दिखाई देती है। सांगवू का ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है